कार्डिनल डे रेत्ज के संस्मरण केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, वे उस समय की जीवंत तस्वीरें हैं जो हमें उस युग की गहराई में ले जाती हैं। ये महत्वाकांक्षा, साजिश और सत्ता की अथक खोज के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। हर धागा एक कहानी कहता है, हर रंग एक भावना को दर्शाता है। ये संस्मरण हमें 17वीं शताब्दी के फ्रांस की अशांत दुनिया की एक झलक देते हैं, जो गृहयुद्ध और सूर्य राजा लुई 14वें की भव्यता का काल था। यह एक ऐसा समय था जब सत्ता और राजनीति का खेल अपने चरम पर था। कार्डिनल के शब्दों में हम फ्रांसीसी दरबार की चालों को देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां गठबंधन रेत की तरह बदलते थे और भाग्य ताश के पत्तों के एक मोड़ पर जीता या हारा जा सकता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कदम पर साजिश और चालबाजी होती थी। डे रेत्ज के संस्मरण केवल घटनाओं का एक सूखा वर्णन नहीं है, वे उस व्यक्ति की ऊर्जा से स्पंदित होते हैं जिसने जीवन को अपनी शर्तों पर जिया। उनके शब्दों में वह जुनून और दृढ़ता झलकती है जिसने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके शब्द बुद्धि, अंतर्दृष्टि और एक स्पष्ट आत्म जागरूकता के साथ चटकते हैं, जो ताजा और खुलासा करने वाला दोनों है। यह आत्म जागरूकता उनके लेखन को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। वे हमें उनकी दुनिया में कदम रखने, राजनीतिक शतरंज के खेल के रोमांच का अनुभव करने और उन ताकतों को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन्होंने फ्रांस के सबसे आकर्षक युगों में से एक को आकार दिया। यह एक ऐसा आमंत्रण है जिसे ठुकराना मुश्किल है। जीन फ्रांसवा पॉल डे गोंडी, वह व्यक्ति जो कार्डिनल डे रेत्ज बने, विशेषाधिकार और अपेक्षा की दुनिया में पैदा हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो न केवल धनी था बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक प्रभावशाली था। 1613 में जन्मे वह एक कुलीन परिवार से थे, एक ऐसा वंश जिसने उन्हें कैथोलिक चर्च के भीतर शक्ति और प्रभाव के जीवन के लिए एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर रखा। उनके परिवार की महत्वाकांक्षाएं और चर्च के साथ उनके गहरे संबंध ने उनके भविष्य को आकार दिया। छोटी उम्र से ही यह स्पष्ट था कि डे रेत्ज के पास एक गहरी बुद्धि और ज्ञान की प्यास थी। वह अक्सर घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे, अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, भाषाओं में महारत हासिल की और खुद को क्लासिक्स में डुबो दिया। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल एक विद्वान बनाया बल्कि एक विचारशील और विश्लेषणात्मक व्यक्ति भी बनाया। अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद डे रेत्ज चर्च के भीतर शांत चिंतन के जीवन के लिए तैयार नहीं थे। उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो उन्हें चर्च की सीमाओं से परे ले गई। वह एक ऐसे मंच के लिए तरस रहे थे जहां वे प्रभाव डाल सकें, एक ऐसी इच्छा जिसने उन्हें फ्रांसीसी राजनीति के केंद्र तक पहुंचाया। उनकी महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बना दिया। उनके कुलीन जन्म और चर्च के भीतर उनकी स्थिति ने उन्हें सत्ता के सर्वोच्च हलकों तक पहुंच प्रदान की। उन्होंने चर्च और राज्य दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस दुनिया को कुशलता से चलाया, गठबंधन बनाए और दुश्मनों को समान आसानी से बनाया। उनकी रणनीतिक सोच और राजनीतिक कौशल ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। द फ्रॉन्ड, विद्रोहों की एक श्रृंखला जिसने फ्रांसीसी राजशाही की नींव हिला दी, ने डे रेत्ज की महत्वाकांक्षा को फलने फूलने का सही अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसा समय था जब सत्ता और नियंत्रण के लिए संघर्ष अपने चरम पर था और हर कोई अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। 1648 से 1653 तक फैले गृहयुद्ध की इस अवधि ने सत्ता के लिए एक कड़वे संघर्ष में फ्रांसीसी संसद को राजशाही के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। डे रेत्ज, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, पहले ही झोंपड़ी में गिर पड़े। उनकी महत्वाकांक्षा और साहस ने उन्हें इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। वह फ्रॉन्ड में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। अपनी वाक्पटुता और करिश्मे का उपयोग ताज के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए किया। उनकी भाषण कला ने कई लोगों को उनके पक्ष में खड़ा कर दिया। दी फ्रॉन्ड में डे रेत्ज की भूमिका जटिल और अक्सर विरोधाभासी थी। वह एक ही समय में कई मोर्चों पर खेल रहे थे, जिससे उनकी स्थिति और भी पेचीदा हो गई। उन्होंने राजनीतिक पैंतरेबाजी के एक खतरनाक खेल में अलग अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए गठबंधन बदले।
उनकी चालाकी और रणनीति ने उन्हें एक मास्टरमाइंड बना दिया। उनकी प्रेरणाएं आदर्शवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित थीं। वह एक बेहतर समाज की कल्पना करते थे, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना चाहते थे। वह वास्तव में राजशाही की पूर्ण शक्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता में विश्वास करता था। फिर भी वह एक राजा बनाने वाले होने के साथ आने वाले प्रभाव और मान्यता को भी तरसता था। यह द्वंद्व उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसने उन्हें इतिहास में एक जटिल और दिलचस्प व्यक्ति बना दिया। फ्रॉन्ड में डेरेत्ज की भागीदारी अंततः भारी कीमत पर हुई। विद्रोह की हार के साथ उन्होंने खुद को शाही अधिकार के गलत पक्ष में पाया। फ्रांस के शक्तिशाली मुख्यमंत्री कार्डिनल माजरीन ने डेरेत्ज को राज्य की स्थिरता के लिए एक खतरनाक खतरा माना। 1652 में डेरेत्ज को गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। उनकी स्वतंत्रता और उनकी राजनीतिक शक्ति छीन ली गई। हालांकि डेरेत्ज आसानी से टूटने वाला आदमी नहीं था। कारावास में भी उनका दिमाग दौड़ता रहा, उनकी अगली चाल की योजना बना रहा था। वह 1654 में जेल से भागने में सफल रहा, फ्रांस से भाग गया और कई वर्षों तक चलने वाले निर्वासन काल की शुरुआत की। उनकी यात्रा उन्हें पूरे यूरोप में स्पेन से लेकर इटली तक ले गई, जहां उन्होंने विभिन्न दरबारों और राजनीतिक प्रणालियों का अवलोकन किया, जिससे सत्ता के लीवर के बारे में उनकी समझ और बढ़ गई। खतरों के बावजूद डेरेत्ज अपनी मातृभूमि के राजनीतिक मंच पर लौटने के लिए तरस रहे थे। वर्षों के निर्वासन के बाद 1662 में उन्हें अंततः फ्रांस लौटने की अनुमति दी गई। यह राहत एक कीमत के साथ आई। उन्हें पेरिस के आर्चबिशपरिक पर अपने दावे को त्यागने के लिए मजबूर किया गया, जो उनकी महत्वाकांक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। फिर भी डेरेत्ज एक उत्तरजीवी था। वह समझ गया था कि प्रभाव वापस पाया जा सकता है, भले ही शक्ति भ्रामक हो। उसने खुद को युवा लुई 14वें सूर्य राजा के दरबार में शामिल कर लिया। उसने राजनीतिक परिदृश्य में पैर जमाने के लिए अपने पिछले अनुभवों और दरबारी साजिश की अपनी गहरी समझ का लाभ उठाते हुए अपने संपर्कों के नेटवर्क का सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण किया। जबकि वह फिर कभी फरोन के दौरान सत्ता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे, डेरेत्ज काफी प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। उनकी सलाह उन लोगों द्वारा मांगी गई जो फ्रांसीसी दरबार के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करना चाहते थे। खंड 6 साजिश के मास्टर, शक्ति के वास्तुकार। अपने पूरे जीवन में डेरेत्ज ने शक्ति के जटिल कामकाज को समझने और उसमें हेरफेर करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। वह एक कुशल रणनीतिकार थे, जो हमेशा अपने विरोधियों से कई कदम आगे सोचते थे। उनके कार्य अक्सर साहसिक और साहसी होते थे, जो महत्वाकांक्षा और अपनी क्षमताओं में एक वास्तविक विश्वास के मिश्रण से प्रेरित होते थे। डेरेत्ज का राजनीतिक दर्शन व्यावहारिक था, कभी कभी मैकियावेलियन भी। उनका मानना था कि साध्य साधनों को उचित ठहराता है, कि सत्ता एक ऐसा खेल है जो उन लोगों द्वारा सबसे अच्छा खेला जाता है जो इसके क्रूर तर्क को समझते हैं। फ्रोंड में उनकी भागीदारी, उनके बदलते गठबंधन और लुई 14वें के साथ उनका अंतिम सुलह, ये सभी फ्रांसीसी राजनीति की कठिन दुनिया में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए उनके अनुकूलन और समझौता करने की इच्छा को दर्शाते हैं। खंड 7 कार्डिनल की क्विल शब्दों में एक चित्र। कार्डिनल डेरेत्ज के संस्मरण केवल एक सूखा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, वे एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति की आत्मा की खिड़की हैं। डेरेत्ज ने स्पष्टवादिता और बुद्धि के एक दुर्लभ संयोजन के साथ लिखा, अपने समकालीन और उस अशांत समय के बारे में अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत की जिसमें वे रहते थे। उनका गद्य जीवंत और आकर्षक है, जो विशद वर्णनों और तीखे चरित्र रेखा चित्रों से भरा है। वह अपनी खामियों और गलतियों को प्रकट करने से नहीं कतराते हैं, खुद को एक दोषपूर्ण लेकिन निर्विवाद रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह ईमानदारी, अपनी महत्वाकांक्षाओं और कमजोरियों को उजागर करने की यह इच्छा है जो उनके संस्मरणों को इतना सम्मोहक बनाती है। खंड 8 स्याही में उकेरी गई विरासत। कार्डिनल डेरेत्ज के संस्मरण लिखित शब्द की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अपने लेखन के माध्यम से डेरेत्ज ने प्रसिद्धि और कुख्याति का एक ऐसा स्तर हासिल किया जो उन्हें जीवन में नहीं मिला। उनके संस्मरण उनके प्रकाशन पर एक त्वरित सनसनी बन गए।
पाठकों द्वारा उत्सुकता से पढ़े गए, जो सत्ता के पर्दे के पीछे एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। वे तब से छपाई में हैं, इतिहास, साजिश और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के अपने मिश्रण के साथ पाठकों की पीढ़ियों को मोहित करते हैं। डेरेज के काम ने अनगिनत इतिहासकारों, लेखकों और राजनीतिक विचारकों को प्रभावित किया है। मानव स्वभाव और शक्ति की गतिशीलता के सबसे चतुर पर्यवेक्षकों में से एक के रूप में अपना स्थान मजबूत किया है। खंड 9 पृष्ठों से परे डेरेज की स्थायी प्रासंगिकता। जबकि डेरेज हमारे से बहुत अलग दुनिया में रहते थे, उनके संस्मरणों में खोजे गए विषय कालाहीन हैं। महत्वाकांक्षा की प्रकृति, राजनीतिक पैंतरेबाजी की जटिलताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सत्ता की मांगों के बीच कालातीत संघर्ष के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि आज भी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक उथल-पुथल के युग में डेरेज की कहानी सत्ता के मादक आकर्षण और भारी ताकतों के सामने व्यक्तिगत विवेक के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। उनके संस्मरण हमें याद दिलाते हैं कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया, यह समय के साथ गूंजता है, सुनने के इच्छुक लोगों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है।